हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माल चंद कुमार और हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल की। हम भारत के भूगोल के अंदर खूब सारी बात कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने उत्तर के पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिए, हमने उत्तर के मैदान पढ़ रहे थे, गंगा का विशाल मैदान पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने विभाजन पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार, है ना। इसके अंतर्गत अपने जो पश्चिम और उत्तरीय प्रदेश पड़ता है वो भी हमने पूरा कर लिया है। तो ये जो क्लास है 2-3 दिन के बाद में आई है और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपकी दीपावली भी अच्छी रही होगी। तो हम अपनी क्लास अब कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। हमने अभी तक 3 पढ़ लिए हैं। कौन से पढ़ लिए? एक हमने पढ़ लिए हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, फिर पढ़ लिए उत्तर के मैदान, फिर पढ़ लिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो आज हम बात करेंगे नंबर 3, कह सकते हैं आप कि नंबर 3 जो है वो प्रायद्वीपीय पठार पड़ता है। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल कितना रह जाता है? प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल ये पड़ जाता है आपके 16 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पड़ जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये पूरे इंडिया का कितना परसेंट रह जाता है? प्रायद्वीपीय पठार का अगर उपनाम की बात करें तो इसको बोला जाता है दक्कन का पठार। उपनाम, इसको हम दक्षिण भारत का पठार बोलते हैं, इसी को बोला जाता है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार बोलते हैं। और इसी को बोला जाता है मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, ये नाम दिया जाता है। अगर हम विस्तार की बात करें, विस्तार इसका सबसे बड़ा है। कहते हैं कि भारत का 50% रीजन या 50% एरिया ऑफ इंडिया का कवर करता है। ये पूरे इंडिया का कितना परसेंट है? 50% है। इसलिए हम कहते हैं कि पूरे भारत के दो या संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई कौन सी है? संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई रहती है आपके प्रायद्वीपीय पठार की रह जाती है। संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई रह जाती है या भौगोलिक क्षेत्रफल रह जाता है। अगर हम बात करें, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये किसका भाग है? अपने पूरे भारत का अगर सबसे प्राचीन कोई भूखंड माना जाता है तो ये प्रायद्वीपीय पठार रह जाता है। क्यों है? क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड या भूमि है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वाली जो भूमि है प्रायद्वीपीय पठार, ये किसका भाग है? यह भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। ये जो भूमि है वो गोंडवाना लैंड, हमने पढ़ा था कहीं पर जब हम बात कर रहे थे अंगारा लैंड की, जब हम बात कर रहे थे गोंडवाना लैंड की, हम गोंडवाना लैंड के लिए कुछ इस प्रकार से बात कर रहे थे, जिसके अंदर ये था आपके गोंडवाना लैंड, और हम बात करते हैं ये है आपके अंगारा लैंड। इनकी इधर गति हो जाने के कारण ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में जुड़ गए थे, जिसमें अपना ये प्रायद्वीपीय भारत जो है वो ये पड़ता है। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत के विस्तार की, किसकी बात की जाए? प्रायद्वीपीय भारत के अगर विस्तार की बात करें तो विस्तार कितना क्या है? विस्तार अगर आप देखें कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, और अगर हम बात करें कि पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, एक तो हो जाती है लंबाई और एक हो जाती है चौड़ाई। तो अगर हम बात करें लंबाई की
तो लंबाई रह जाती है आपके 1600 किलोमीटर। लंबाई कितनी रह जाती है? 1600 किलोमीटर। और चौड़ाई रह जाती है 1400 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का अंतर आप समझ चुके हो कितना है? 200 किलोमीटर है। ठीक है, ये किस प्रकार से है क्या, इन सब की भी बात करेंगे। देखो, प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये पूरे इंडिया का 48% रह जाता है। 48% एरिया ऑफ इंडिया रह जाता है। संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई मानी जाती है, इस कारण से मानते हैं। इसी को बोलते हैं दक्षिण भारत का पठार, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि बोलते हैं। अगर हम बात करें, देखो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है, तो हम कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार है। क्यों है? क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का भाग पड़ता है। ठीक है, अगर विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण कितना रह जाता है? ये 1600 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितना रह जाता है? 1400 किलोमीटर रह जाता है। ठीक है, तो इनकी बात कर रहे थे अपन, आप इनको नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार के अगर हम थोड़ी सी मैप की बात करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी लंबाई से चौड़ाई, या उत्तर से जो दक्षिण वाली चौड़ाई पड़ती है, ये किस टाइप से पड़ती है? एक मिनट रुकना। ठीक है, अगर हम बात करें इनके उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी रह जाती है, तो ये है आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ये रह जाते हैं आपके 1600 किलोमीटर। अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की, तो ये कितने रह जाते हैं? ये रह जाते हैं आपके 1400 किलोमीटर। ये हमने किसकी बात कर ली थी? लंबाई और चौड़ाई की बात की थी। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के अंदर पहाड़ियां कौन सी पड़ती है, तो आपने एक यहाँ पहाड़ी पढ़ रखी है। इस पहाड़ी का नाम पड़ता है गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी गुजरात में है, और वो जानी जाती है किसके लिए? गिर राष्ट्रीय पार्क के लिए जानी जाती है। इधर एक पहाड़ी पड़ती है, और इस पहाड़ी का नाम है राजमहल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? राजमहल पहाड़ी पड़ती है। और इधर एक पहाड़ी पड़ती है, इस पहाड़ी का नाम है आपके रायसीना पहाड़ी, या रायसीना हिल्स बोलते हैं। ये हरियाणा के अंदर रह जाते हैं, दिल्ली के अंदर रह जाते हैं। और एक यहाँ नीचे की तरफ जो पहाड़ियां रह जाती है, उन पहाड़ियों का नाम है इलायची। इलायची पहाड़ियां रह जाती है। अगर हम बात करें थोड़ी सी और कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में कौन सा रह जाता है, तो उत्तर के मैदान रह जाते हैं। ये पूरा का पूरा पठार रह जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत को उत्तर के मैदानों से अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? इसको बोला जाता है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो किसको अलग करता है? ये उत्तर के मैदान को पठार से अलग करता है। ठीक है, अगर थोड़ी सी और बात की जाए तो यहां से एक नदी बहती है, और उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। यहां से एक नदी बहती है, इस नदी का नाम कौन सा है? नर्मदा नदी है। कहते हैं कि नर्मदा नदी जो है वो एक दरार के सारे बहती है। नर्मदा नदी के उत्तर में जो ढाल रह जाती है वो तो रह जाती है दक्षिण से उत्तर की ओर, और नर्मदा नदी के पश्चिम में जो दक्षिण में जो ढाल रह जाती है वो रह जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये वाली पूर्व रह जाती है, और ये वाली पश्चिम की ओर ढाल रह जाती है। तो ये इनको बांटने का काम कौन सी नदी करती है? तो जब ये पूछा जाएगा तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी। ठीक है, और नर्मदा नदी जो है वो एक वृंश घाटी या दरार के सारे बहती है। इस कारण जो है ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये हमने क्या बात कर ली? ये आपकी लंबाई है कितनी? 1600 किलोमीटर। ये है इनकी चौड़ाई कितनी पड़ती है? ये 1400 किलोमीटर। यहाँ इनके उत्तर में रायसीना हिल्स पड़ती है, दक्षिण में पड़ती है इलायची की पहाड़ियां, जो कि तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। ठीक है,
इधर पड़ती है आपके राजमहल, जो कि चलती है छत्तीसगढ़, झारखंड जाती है लास्ट, छत्तीसगढ़ झारखंड वाले में, ये पड़ जाती है इधर गुजरात। रायसीना हिल्स दिल्ली, जिस पर भारत के राष्ट्रपति का भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है, तो वो रायसीना हिल्स पहाड़ी पर स्थित है। अगर हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की बात अपन ने कर ली थी कि ये टोटल क्षेत्रफल कितना था, 16 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ था, और ये पूरे भारत का 48% है ना। ये इतनी सारी बातें अपन ने कर ली थी। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ढाल दिखाई जा रही है आपको कि पश्चिम से पूर्व वाली ढाल कौन सी है या उत्तर से दक्षिण वाली ढाल कौन सी है, कौन सी नदी द्वारा अलग की जाती है, तो वो की जाती है नर्मदा नदी के द्वारा। ठीक है। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन को अलग करता है, तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो प्रायद्वीपीय पठार को उत्तर के मैदानों से अलग करता है, तो याद रहेगा। थोड़ा सा अगर पॉइंट के रूप में लिखना चाहें तो हम केवल इसको लिख सकते हैं, एक तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये किसको अलग करता है, एक ये बात लिखने लायक है। या आप ये बना सकते हैं कि दक्कन के पठार को, या कहा जा सकता है कि नर्मदा नदी एक भ्रंश, और भ्रंश का मतलब है दरार के सहारे, कह सकते हो भ्रंश के सहारे या दरार के सहारे प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है। अगर नर्मदा नदी की बात की जाए और प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए तो कौन से क्या रहेंगे उनकी चर्चा करते हैं। देखो, नर्मदा नदी बांटती है, किसको बांटती है, प्रायद्वीपीय भारत को बांटती है, प्रायद्वीपीय भारत को बांटते हैं। कौन से दो भागों के अंदर बांटते हैं, तो वो बांटते हैं, आपके दो भाग पड़ते हैं, एक तो मध्य उच्च भूमि पड़ती है, एक पड़ जाता है दक्कन का पठार। कौन सा रह जाता है, एक रह जाता है, आपके दो भागों की बात करें तो एक रह जाता है मध्य उच्च भूमि, और एक रह जाता है आपके दक्कन का पठार रह जाता है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इनमें विशेषता क्या है, इनके ढाल के अनुसार इनकी विशेषता निर्धारित होती है। अगर हम इनके ढाल की बात करें, ढाल की, तो ये ढाल पड़ती है आपके दक्षिण से उत्तर की ओर, किस साइड से, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, एक तो ये ढाल रह जाती है। अगर हम बात करें इस दक्कन के पठार की, अगर इनकी ढाल की बात की जाए तो ये ढाल की साइड में रह जाती है, ये ढाल रह जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल रह जाती है। अगर आपको ये ढाल समझ में नहीं आई है तो आप जो है नदियों के प्रवाह क्षेत्र को देख सकते हैं। नदियां हमेशा किस साइड में बहती है, ऊंचाई से नीचाई की ओर या ढाल के अनुसार बहती है। तो हम इस वाले क्षेत्र के अंदर खूब सारी नदियां देखते हैं जो दक्षिण से निकलती है। देखो, जैसे एक नाम आता है आपके माही नदी, नाम सुना है आपने माही नदी, ठीक है। और अगर हम बात करें, एक नदी का नाम आता है चंबल, एक नाम आता है सिंध, बेतवा, केन, ये खूब सारी नदियां हैं जो कि गंगा के विशाल मैदान का भाग है। दूसरी साइड में हम यहाँ की बात करते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल कौन सी नदियां बनाती है, तो इधर रह जाती है, देखो आपके गोदावरी नदी रह जाती है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी है। ये जो नदियां हैं वो इन दोनों भूमियों के ढाल को बताती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 22 डिग्री जो है वो किस किस को अलग करता है, तो 22 डिग्री जो है उत्तर के मैदानी भागों को किससे अलग करते हैं, प्रायद्वीपीय
प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर के मैदानी भागों को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करते हैं। ठीक है, और हमने इनकी जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पर्वत चोटियों की भी बात कर ली है। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय भाग की, तो ये दो भागों में बढ़ते हैं। मध्य उच्च भूमि के अंदर खूब सारी पहाड़ियां पड़ती है और दक्कन के पठार की जो ढाल है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, इसलिए ये सारा जो क्षेत्र पड़ता है वो कौन सा पड़ जाता है, पूर्वी घाट है, और ये पड़ जाता है पश्चिमी घाट। और पूर्वी घाट जो एक प्रकार से कटा फटा दिखाई देता है, क्योंकि अगर हम पूर्वी घाट की या दक्कन के पठार की जब ढाल की देखने की बात करते हैं तो ये कुछ ढाल इस प्रकार से देखने को मिलती है। ये इधर रह जाता है आपके कौन सा, पश्चिमी घाट, ये रह जाता है पूर्वी घाट, और नदियों का जो प्रवाह है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसको बोला जाता है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ये दिशा है पश्चिम, ये दिशा है पूर्व, और नदियां ढाल के अनुसार बहती है, इसलिए ये वाला जो क्षेत्र देखने को मिलेगा ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, कटापटा, जबकि ये वाली एक लंबी पर्वत श्रृंखला के रूप में नजर आता है इधर। फिर इधर नीलगिरी की पहाड़ियां पड़ जाती है और इधर दक्षिणी घाट रह जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे अपन भी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठार की। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार को उच्चावच के आधार पर बांटेंगे तो हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि मध्यवर्ती पहाड़ियां, और एक हम कह सकते हैं कि इनके जो पठारी भाग रह जाते हैं उस प्रकार से, मतलब हम पहाड़ियां अलग पढ़ेंगे, पठार अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखना कि जो प्रायद्वीपीय पठार है इनको उच्चावच के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में विभाजित है। दो भागों में विभाजित है, तो हम कह सकते हैं कि भाग दो कौन से हो जाएंगे, तो हम इसमें कहेंगे कि एक तो आ जाते हैं आपके मध्यवर्ती पहाड़ियां आ जाती है, और आपके दूसरा भाग जो रह जाता है वो है पठारी भाग। पठार बोल सकते हैं, पठारी भाग बोल सकते हैं, पठारी भाग। ऐसे करके हमने इस प्रायद्वीपीय भारत को किस रूप में बांटा है, दो भागों के अंदर विभाजित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, पहले हम बात करते हैं किसकी, मध्यवर्ती पहाड़ियों की बात करते हैं। ठीक है, तो आप भी हेडिंग लगा सकते हैं, मध्यवर्ती पहाड़ियां। अगर मध्यवर्ती पहाड़ियों के अनुसार बात की जाए तो यहां आपको पठारी भाग बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, ये एक प्रकार से इंडिया का मैप बनाया है हमने। आप इनको कोशिश करना, एक दो बार बनाओगे तो ये एकदम ढंग से बनने लग जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है, आप भी बनाना कोशिश करना, धीरे धीरे बनने लग जाएगी। हम बात कर रहे थे इसमें किसकी, मध्यवर्ती पहाड़ियों की बात कर रहे थे। तो शुरू करते हैं भाई, पहाड़ियां। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
देखो हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी, मध्यवर्ती पहाड़ियों की बात कर रहे थे। देखो अपने राजस्थान के अंदर एक पर्वत श्रृंखला चलती है, उनका नाम है आपके अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, हम बात करते हैं तो अरावली के बाद में एक पर्वत श्रृंखला चलती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो ये विंध्याचल है, फिर ये बांडेर रह जाता है, फिर ये कैमूर रह जाता है, फिर ये पीपला, फिर ये राजमहल, और इधर ये रह जाते हैं आपके और इधर है गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेगमा, बरेल, ऐसा कुछ रह जाता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से इसको बोला जाता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। देखो अगर हम बात करें यहाँ की तो ये वाली तो रह जाती है अरावली। ठीक है, इसको बोलते हैं विंध्याचल, विंध्याचल। इसको बोला जाता है बांडेर, इसको बोला जाता है कैमूर, इसको बोला जाता है पारसनाथ, इसको बोला जाता है राजमहल, राजमहल, इनको बोला जाता है गारो, इनको बोला जाता है खासी, इसको बोला जाता है जैंतिया, जैंतिया, इसको बोला जाता है मिकिर, इसको बोला जाता है रेगमा, इसको बोला जाता है बरेल। और ये जो बरेल है यहीं से महान हिमालय की पर्वत श्रृंखला गुजरती है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। इधर से एक अराकान योमा पर्वत श्रृंखला गुजरती है जो महान हिमालय का भाग है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो आपके बरेल जो पड़ती है ये आपके हिमालय को प्रायद्वीपीय पठार से जोड़ने का काम करती है। ये हमने खूब सारी जगह पर पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है भाई। अगर हम बात करें ये है आपके विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। उसके बाद में हम बात करें कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में कौन सी पर्वत चोटियां आती है। तो सतपुड़ा की बात करते हैं। देखिए यहां एक रह जाती है जिसका नाम बोला जाता है गिर पहाड़ी, इसके बाद में रह जाती है सतपुड़ा। देखो गिर है, गिर के बाद में रह जाती है ये सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद में रह जाती है राजपीपला। एक मिनट भाई, ये गिर, ये सतपुड़ा, फिर ये राजपीपला, फिर ये महादेव और फिर ये आपके मेकाल। ये कुछ इस प्रकार से पड़ती है। ठीक है, कौन सी है इसका नाम? तो इनका नाम पड़ता है आपके गिर, गिर। इनका नाम पड़ जाता है सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद में पड़ जाता है राजपीपला, राजपीपला, फिर पड़ जाता है महादेव, फिर पड़ जाता है मेकाल। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से पड़ जाता है। फिर हम बात करते हैं तो दो और रह जाती है नीचे की साइड में जिसको हम बोलते हैं, एक का नाम है अजंता, एक का नाम पड़ता है बालाघाट और एक का नाम पड़ता है आपके इधर हरिश्चंद्र। क्या नाम पड़ता है? हरिश्चंद्र। ये कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां पड़ जाती है। इनमें अगर बात की जाए तो ये वाली रह जाती है आपके कौन सी? अजंता, है ना। अजंता है, बालाघाट है, तो कौन सी रह जाती है? देखो अजंता की पहाड़ियां आपके ये पड़ती है महाराष्ट्र में पड़ती है अजंता, ये पड़ जाती है आपके बालाघाट, बालाघाट, और ये पड़ जाते हैं आपके कौन से? हरिश्चंद्र पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी। ये है आपके प्रायद्वीपीय भाग की मध्यवर्ती पहाड़ियां।
जिसके अंतर्गत हमने खूब सारी बात की है। अब लगे हाथ हम यहाँ पर पश्चिमी घाट की भी बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी घाट जो है वो कुछ इस प्रकार से चलते हैं भाई, ये ठीक है। तो ये जो आपको लगातार पर्वत श्रृंखला के रूप में देखने को मिलता है, ये है आपके पश्चिमी घाट। यहाँ रह जाता है आपके दक्षिणी घाट, और इधर रह जाता है कटी-पटी पर्वत श्रृंखला के रूप में ये रह जाता है आपके पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट की बातें हम बाद में कर लेंगे। हम अभी मध्यवर्ती पहाड़ियों की बात कर रहे थे। तो इसको क्या बोला जाता है, ये पश्चिम दिशा में है इसलिए इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, और ये वाला जो पूर्व दिशा में इसलिए इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट। और ये वाला जो दक्षिण में रह जाता है इसको बोला जाता है दक्षिणी घाट। हालांकि ये जो दक्षिणी घाट है वो पश्चिमी घाट का ही भाग पड़ता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट को जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ एक पहाड़ियां पड़ती है जिसको आपने कभी सुना होगा, नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर यहाँ भांडेर के अंदर एक सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है जिसको नाम दिया जाता है कलानूर। क्या नाम देते हैं, इस वाली का नाम क्या है, तो इसको कालनूर भी बोलते हैं, कालानूर बोलते हैं। ये पर्वत चोटी पड़ती है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 752 मीटर ऊंची है। ठीक है, अगर हम बात करें महादेव की तो महादेव के अंदर एक सबसे ऊंची चोटी पड़ती है। इस चोटी का नाम पड़ता है आपके कौन सा, धूपगढ़। धूपगढ़ ये पड़ जाती है 1350 मीटर ऊंची। अगर हम बात करें कि सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो उसका नाम पड़ता है अमरकंटक। अमरकंटक नाम पड़ता है। अमरकंटक जो है वो 1050 मीटर ऊंचा है, 1050 मीटर ऊंचा पड़ता है। ये जो है वो आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर देखने को मिलता है। इस अमरकंटक से खूब सारी नदियां भी निकलती है। ठीक है, तो अगर आपसे बात की जाए कि धूपगढ़ से कौन सी नदी निकलती है तो इसका एक नाम पड़ता है, जो ये नदी इधर गिरती है इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। और हम जो बात कर रहे थे, ये जो अमरकंटक से एक नदी निकलती है इस नदी का नाम है नर्मदा नदी, और ये जो है वो सौराष्ट्र में इस प्रकार से गिर जाती है। इस नदी का नाम पड़ता है नर्मदा, नर्मदा नदी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, और ये जो ताप्ती नदी निकलती है ये किसके से निकलती है, महादेव। देखो महादेव के धूप चढ़ाते हैं और धूप को ताता करना पड़ता है गर्म, तो महादेव पहाड़ी है, धूपगढ़ है और ताप्ती नदी है, और दूसरी साइड में अमरकंटक है। अमर कौन हो गई थी, नर्मदा हो गई थी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से याद करना है, किसके आशीर्वाद से, मैकाल, है ना, महाकाल या मैकाल के आशीर्वाद से। तो ये इस प्रकार से ध्यान रखना कि नर्मदा नदी जो है एक तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, और ताप्ती नदी जो है वो सतपुड़ा
और अजंता व बालाघाट के मध्य ब्रंश घाटी से होकर बहती है। दोनों में एक जैसी सिमिलरिटी दिखती है, इसलिए इन दोनों को जुड़ा बहने बोलते हैं। अगुण प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कोई मानते हैं तो वो नर्मदा नदी है। जो पश्चिम की ओर जाने वाले में बात करते हैं ना, तब सबसे लंबी नदी कौन सी रह जाती है? नर्मदा नदी रह जाती है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं किसकी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की। अगर हम विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कुछ बात करें तो क्या बात कर सकते हैं हम? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है वो एक प्रकार से ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला फोल्ड माउंट बोला जाता है इनको। किस प्रकार से है, क्या है, उनकी बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करें विंध्याचल की, तो एक तो ये ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है। दूसरी, इनका विस्तार कहां से कहां तक है? इनके विस्तार की बात की जाती है तो ये विस्तार में रह जाते हैं आपके पश्चिम में पड़ता है चित्तौड़गढ़, पश्चिम में चित्तौड़गढ़, दुर्ग पड़ता है राजस्थान, वहां से। और पूर्व में ये कहां तक पड़ता है? तो पूर्व में पड़ जाता है आपके बिहार की एक जगह पड़ती है सासाराम, सासाराम पड़ जाती है, जहां पर शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। सासाराम नाम की जगह पड़ती है बिहार के अंदर। ठीक है, सासाराम नाम की जगह किधर पड़ती है? बिहार के अंदर पड़ती है। अगर हम बात करें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटियों की बात करते हैं तो कौन सी पहाड़ियां पड़ती है, हम उनकी बात करते हैं। यहां आपको किस प्रकार से तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हम खनिज की बात करते हैं तो विशेषतः यहाँ पर पत्थर पाए जाते हैं। चूना पत्थर पाया जाता है और बलुआ पत्थर पाया जाता है, जो कि किस निर्माण में, जो भवन निर्माण में आवश्यक है। आपके जितने भी भारत के ऐतिहासिक दुर्ग बने हुए हैं, किले बने हुए हैं या राजपथ बने हुए हैं, उन सब के अंदर कौन से में इस बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का विशेष इस्तेमाल किया गया। तो अगर हम बात करें कि यहाँ के मिनरल्स किस प्रकार के, आपको खनिज में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो खनिज में देखने को मिलता है आपके एक तो चूना पत्थर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ में देखने को मिलता है बलुआ पत्थर देखने को मिलता है। और ये जो दोनों ही है, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, इन दोनों का इस्तेमाल कहां पर होता है? इन दोनों का इस्तेमाल होता है भवन निर्माण में होता है। इससे आपके दिल्ली का किला बना हुआ है, दिल्ली का लाल किला बोलते हो, आगरा फोर्ट बना हुआ था, आगरा किला बना हुआ है। ठीक है, और दिल्ली का लाल किला, लाहौर का किला, ये जो सारे किले हैं, ऐतिहासिक दुर्ग जो है वो सारे इसी से बने हुए, ऐतिहासिक दुर्गों में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला के रूप में कम दिखाई देता है। ये जो पर्वत श्रृंखला है वो अत्यधिक अपर्दित हो चुकी है, अत्यधिक अपर्दित होने के कारण यह छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है। देखो, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में कौन सी देखने को मिलती है? तो नंबर 1 पढ़ा था आपने विंध्याचल के बाद में पढ़ा था आपने भांडेर, उसके बाद में पढ़ा था आपने कैमूर, उसके बाद में पढ़ा था आपने पारसनाथ, और पारसनाथ के बाद में आपने पढ़ा था राजमहल। ठीक है, पारसनाथ के बाद में आपने क्या पढ़ा था? राजमहल पढ़ा था।
देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो कहाँ पर पाई जाती है, तो ये इस भांडेर पर पाई जाती है। हम बोलते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो उसका नाम आता है, आपके भांडेर पर पड़ती है और उसका नाम आता है कलानूर। सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है, देखो कालूनर बोलते हैं, इसी को कलानूर बोलते हैं, कलानूर। ठीक है, और इसकी अगर हाइट की बात करें तो 752 मीटर ऊंची है ये। ठीक है, इसी को बोला जाता है, एक नया नाम मिलता है इसी का, सद्भावना चोटी। सद्भावना चोटी, पीक ऑफ गुडविल बोला जाता है। ठीक है, सद्भावना चोटी भी इसी का नाम है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये थी आपके कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। आगे हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कीजिए। अगर आपको जानना हो कि ब्लॉक पर्वत श्रृंखला क्या चीज होती है, अगर हम बात करें ब्लॉक पर्वत श्रृंखला किस प्रकार से होती है, तो ब्लॉक पर्वत श्रृंखला को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो। कैसे, जैसे मान लो कि ये जो है आपके धरातल है, और धरातल के अंदर जो है वो कुछ इस प्रकार से तत्व पाए जाते हैं। ये धरातल है, और धरातल में जैसे यहाँ पर क्या हो जाए, विच्छेद हो जाए या दरार पड़ जाए, यहाँ पर अगर दरार पड़ जाए और ये वाला भाग नीचे बैठ जाए, तो ये धरातल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ना। तो यहाँ जब देखते हैं तो ये वाली जो चीज है वो आपके पर्वत के रूप में बन जाती है। या मान के चलो कि ये वाला नहीं धसा, ये वाला धस जाता है, तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है ये। तो हम कहते हैं कि ये वाला तो मान ठीक है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला के रूप में आपको दिखाई देता है, ये वाला भाग, ये जो एकदम दरार के सारे सीधा खड़ा है, इसी को बोला जाता है ब्लॉक पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये क्या होता है कि धरातल के अंदर किसी प्रकार से दरार आ जाती है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि प्लेटों के अंदर गतियां होती है, उसका प्रमुख कारण है मैग्मा। वहां पर रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं जो इनको क्या कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। ये गतियां करती है और गतियों के दौरान धरातल में दरारें पड़ जाती है। अब धरातल के दरारों के सारे जिस पर दाब ज्यादा लगता है वो नीचे बैठ जाएगा, जिस पर दाब कम लगता है वो ऊपर रह जाता है। जैसे नीचे बनेगा तो यहाँ जो आपको दिखते हैं यही क्या कहलाते हैं, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला। मतलब एक बड़ा सा ब्लॉक लिया था और उस ब्लॉक के ऊपर रख दिया था, इस प्रकार से बोला जाता है ब्लॉक पर्वत श्रृंखला। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इस क्लास को यहीं ड्रॉप आउट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास भी वापस यहीं से शुरू होगी और आप लोग यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।